विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का मूड जान रही मनोज्ञा लोईवाल अब तक बंगाल के 1 दर्जन जिलों का सफर कर चुकी हैं। 1500 किलोमीटर के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मनोज्ञा लोईवाल पहुंची हैं उत्तर कोलकाता। उत्तर कोलकाता के जोरा साको क्षेत्र में हमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ये मूर्ति लगी दिखाई दी। कोलकाता की पहचान रहा हाथ से खींचे जाने वाला रिक्शा अब भी यहाँ कहीं कहीं दिख जाता है। उत्तर कोलकाता में भी चुनावी फिजा साफ दिख रही है। हर पार्टी के पोस्टर और झंडे लहराने लगे हैं और लोग भी अपने मुद्दों के साथ वोट देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जीएसटी है, जो पेट्रोल का भाव इतना बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है, उसको ठीक से कमाना जरूरी है। गाँव वगैरह में सब इधर ही ऐसे खाली पार्टीबाजी होता है, काम कुछ भी नहीं होता है। रोड का दरकार है, पानी घर घर पहुंचाना, वो आ नहीं रहा है। बिजली का भी वही प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा तो यही है। उत्तर कोलकाता में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला था। लेकिन क्या इस बार भी यहाँ ममता का दबदबा दिखेगा या फिर परिवर्तन होगा? यही जानने के लिए उत्तर कोलकाता में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस शुरू कर रही हैं मनोज्ञा लोईवाल। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो पश्चिम बंगाल से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हर शाम की तरह आज शाम भी हम आपके साथ जुड़े हैं 6 बजे, लेकिन आज कुछ खास है। आज हमें अहिरीटोला दुर्गा जननी सर्वो कमेटी में इस खूबसूरत मैदान की एक खासियत है। आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति मतलब कविता पाठ, क्योंकि उत्तर कोलकाता का मतलब कविताओं से कहीं ज्यादा है। बताइए। नहा बीज एक बोए हम, वही बीज बो जाएगा। छोटा सा हम दीप जला दे, अंधकार मिट जाएगा। अगर ईंट पर ईंट धरे हम, महल खड़ा हो जाएगा। अच्छे अच्छे काम करे हम, देश बड़ा हो जाएगा। देश बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या ये बात नेता समझते हैं? हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह, तृणमूल कांग्रेस से शशि पांजा, 2 बार विधायक हैं, श्यामपुकुर से ही मंत्री भी हैं, साथ ही हैं हमारे साथ सीपीआईएम और कांग्रेस से भी। लेकिन आज आपको बता दें, सुमंदा है कांग्रेस से और साथ ही साथ प्रहलाद जी हैं सीपीआईएम से। शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस से। शशि जी, देश बड़ा हो जाएगा, क्या जनता भूल जाती है कि नेता भूल जाते हैं? देश तो बड़ा है और देश के लोग भी बड़े दिल वाले हैं। नहीं तो जो इतनी असफलता केंद्र सरकार की ओर से दिख रही है, लोगों को कष्ट है, तकलीफ है, फिर भी बड़े दिल वाले सब इतने कष्ट या तकलीफ को मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल तो आगे बढ़ रहा है ना। आप कहती हैं कि केंद्र सब बुरा काम कर रहा है, केंद्र कहता है बंगाल सब खराब काम कर रहा है। कौन सही है, कौन गलत, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि केंद्र सरकार में तो जो गवर्नमेंट है भाजपा की, वो गवर्नमेंट विद इज अलाइज, एनडीए गवर्नमेंट है, तो वो तो अस्वीकार नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार का काम तो उन्हीं को करना है, लेकिन वो असफल है। और रहा राज्य के बाद, केंद्र सरकार कभी भी राज्य के संग वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात ही नहीं थी। कभी भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार या उसकी जो बात है, उसकी जो एक इंडिपेंडेंस है, उसको कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा नकारा है। क्या बात है, हर बार बीजेपी नकार देती है। ओम प्रकाश जी, आप ही बता दीजिए। बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही। हमें ये बताया जाए ना कि किसान सम्मान निधि क्यों नहीं बंगाल में लागू है। ये बताया जाए ना कि जिस मुद्दे को आप जो आज लेकर आए हैं, विदाई के समय आप लेकर आए स्वास्थ्य साथी, आयुष्मान योजना, पूरा देश लाभ उठा रहा है, बंगाल के लोग क्यों अछूते हैं भाई? ये फेडरल स्ट्रक्चर है। सीबीआई को अरेस्ट करती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है आपका। खुद आरपीएफ का गार्ड लेके घूमती हैं आप, सीबीआई को अरेस्ट करवाती हैं, सरकार को गाली देती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है। ऐसी बातों से लोग जान गए। और कौन पास है कौन फेल, ये तो जनता तय। भाई पास फेल का पता नहीं, लेकिन फिलहाल एक भी चुनाव आपने उत्तर कोलकाता में नहीं जीता है। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे? लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस वो बंगाल बनाना चाहते हैं जहां स्वास्थ्य साथी जैसा कार्ड सही में हॉस्पिटल में अगर ले जाएगा कोई तो ट्रीटमेंट मिलेगा। वही बंगाल बनाना चाहते हैं जहां जो दुर्नीति का मुक्त होगा, दुर्नीति से मुक्त होगा, करप्शन से मुक्त होगा, एक
असलियत में सोनार बांग्ला बनेगा। घोटाले का नाम सबसे ज्यादा कांग्रेस के आसपास ही घूमता है, सबसे ज्यादा घोटाले आप ही के नाम के आसपास, पार्टी के आसपास घूमता नहीं। घोटाले का नाम कहां कांग्रेस के आसपास घूमता है, मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूं। जानकारी के लिए मुझे बड़ा दुखद लग रहा है कि कांग्रेस को अब जानकारी का भी अभाव हो रहा है। आप ही बता दीजिए, इस बार जो कह रहे हैं संगठन के साथ लड़ेंगे, जब सीपीआईएम कहती है कि हम सेक्युलर हैं और कई बातें कहते हैं, तो अब पार्टियों के साथ ध्रुवीकरण में क्यों शामिल हो गए? नहीं, देखिए, ये पार्टियों का ध्रुवीकरण से असली मुद्दा है जनता का ध्रुवीकरण, और ये जनता जो है अब धीरे धीरे लामबंद हो रही है। एक जो है हमारे देश को बिक्री करना चाहते हैं और दूसरी जो है वो राज्य को बिक्री करके अपना पॉकेट भरना चाहते हैं। एक दोनों जो है सिक्का का एक पहलू से दूसरा पहलू अदल बदल करते रहते हैं। इस बार पहली बार पूरे बंगाल में जो है जनता लामबंद होकर के ये दिखा देगी कि मुख्यमंत्री जनता बनेगी। जनता बनेगी मुख्यमंत्री की दीदी दोबारा आ रही हैं? उसके पहले मैं ये बता, दीदी तो आ रही हैं, तीसरी बार आ रही हैं, क्योंकि जनता उनको ला रही है। और ये जो किसान सम्मान निधि के बारे में बोल रहे थे, तो मैं इतना ही सवाल करूंगी कि किसान के विरुद्ध जो नया कानून आपने किया है, उसमें वेयर स्टेट में एक एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो किसानों से भी आपने बात नहीं की, राज्यों से अपनी बात नहीं की, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सम्मान आपने भी कहाँ दिया था। और रही बात, बाम हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि देश तो बेच रहा है, ये सही है। रेल और अपना जो एयरपोर्ट्स है, रेल प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बीएसएनएल को बेच दिया जा रहा है। बहुत महीनों से बीएसएनएल के जो कर्मी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक पीड़ा में है, तकलीफ में है। तो इन तकलीफों को नज़रअंदाज किए हैं केंद्र सरकार, सही बात है। ठीक उसी तरीके से ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दीदी किस तरीके से इतनी देखिए जो यहाँ पे एक स्टेट को मिलता है, एक जो इनकम उनकी होती है अपने टैक्स, यहाँ से जो पेमेंट करते हैं। शशि जी, जीएसटी काउंसिल के तो चेयरपर्सन ही अमित मित्रा हैं, आप ही के आदमी हैं, आप ही के पार्टी के सदस्य और वित्त मंत्री हैं बंगाल के, तब आवाज नहीं उठाते, जब सब इंप्लीमेंट हो जाता तब विरोध करते हैं। नहीं, जीएसटी काउंसिल के अभी तो चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर है। जब जीएसटी काउंसिल जब बन रही थी जो, तब वो थे, तब तो अरुण जेटली। तब आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, तब भी आवाज उठाता। अगर कुछ राज्यों में आवाज उठ रही है तो वो हमारे अर्थ मंत्री अमित मित्रा इस राज्य की बात वो बोल रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि ये कोविड के चलते जब पिछले बार भी निर्मला सीतारमण क्या बोली, फाइनेंस मिनिस्टर बोली दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, माने कहीं देश संभाला नहीं जा रहा है, तब आप भगवान पे दोष दे दिए कि ये उनके वजह से ये आर्थिक अवस्था कुछ आपसे संभाला नहीं जा रहा है केंद्र में, और हर बात बोल देते हैं कि जो गलती है दीदी की है। देखिए, हम दीदी की तो गलती गिन ही नहीं रहे, तो जनता गिन रही है, वरना इनकी क्या जरूरत थी विदाई के बेला में दुआरे सरकार है? पुरोहित भत्ता 10 साल पहले क्यों नहीं दिया, आज क्यों? और जब दीदी बात करी तो मैं इन्हीं से पूछ लूं, नारी और शिशु कल्याण मंत्री हैं ये, इन्हीं के निमित्ता में इन्हीं के लोग एक वृद्ध महिला को मारते हैं, क्या एक्शन हुआ? ये बात करती हैं, जवाब देना चाहिए तार्किक। और दूसरी बात, ये मंत्री हैं इसी विधानसभा में, यही हम लोग सामने है मालापड़ा, यही हमारे सामने विवेकानंद फ्लाईओवर है, 27-30 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, आज तक वो झूलती हुई मौत इनके मुंह पे तमाचा है तृणमूल सरकार के। जवाब दें, क्यों नहीं बना फ्लाईओवर? जवाब दीजिए, क्यों नहीं बना फ्लाईओवर? गिरा था, कई लोग मरे थे 2016, 4 साल से ज्यादा। पहले इन लोग को बोल दें कि आप इतने देवलिया है पॉलिटिकली कि आपको फेक न्यूज का सहारा लेना पड़ता है, हमेशा फेक न्यूज। नीमता वाली घटना जो है ये सब पूरी फेक न्यूज है। और रही बात आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर यहाँ आते हैं, वहां हाथरस में जिसके ऊपर निर्यातन हुई, वो लड़की जल गई, जल के उसको जला दिया गया, डेड बॉडी को जला दिया गया, और उसके बाद उसके पिताजी को खून किया गया। ये पहले वो जवाब। हाथरस के मुजरिम जेल के अंदर हैं, निमता के मुजरिम इनके पार्टी ऑफिस में बैठ कर बिरयानी खा रहे हैं, ये है योगी जी का जवाब दीजिए। इस वजह से क्योंकि निमता में तृणमूल कांग्रेस वाली बात नहीं, उसके रिलेटिव्स, उसके नाती ने खुद कहा, स्टेटमेंट दिया कि ये डरा देते हैं, आरोप लगता है कि डरा देते हैं तो लोग स्टेटमेंट बदल लेते हैं। क्योंकि ये लोग का ये एक रचना है, एक स्क्रिप्ट है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आक्रमण नहीं करे तो ये अपने जो गलतियां हैं, अब तक जो बेरोजगारी वाली समस्या है, सब कुछ जो समस्या है, वो ढकेंगे कैसे? कितना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है बोलिए तो, जहां भाजपा की स्टेट्स है। और त्रिपुरा में जीत के जो एम्प्लॉयमेंट दूर करने वाली बात वो पहले बोलते थे, वहां अनएम्प्लॉयमेंट अब फिर ज्यादा हो गई है। बेरोजगारी की बात, आप तो समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बस कहते हैं पुल गिर गया। बात बंगाल की होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, भाग रही है हाथरस। ये तो इन लोगों का यही दिवालियापन है। बंगाल पे बात करें ना,
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोलता है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में है, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार बंगाल में। आंकड़े नहीं है, आंकड़े नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोलता है कि कलकत्ता सबसे सेफ सिटी है। आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? शशि दी, 3 साल से आंकड़े क्यों नहीं दिए गए हैं एनसीआर? अगर बंगाल की ही बात पे वो इतना फोकस रहते हैं तो बंगाल के बाहर से नेता लोग क्यों आ रहे हैं? आप लोग ही करिए। क्यों आ रहे हैं? अब तो ये 1-on-1 फाइट हो रही है। चलिए जनता से पूछते हैं कि क्या है सवाल, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आज तक 10 सालों के अंदर इमाम भत्ता दिया गया, आज 10 साल के बाद पुरोहित भत्ता इनको याद कैसे आया? इसके पहले क्या पुरोहित मियां थे क्या? इनको पुरोहित भत्ता नहीं दिया जा रहा? पुरोहित भत्ता क्यों नहीं मिल रहा था? क्या सवाल है? मेरा सवाल है, तीसरी बार मैडम से है, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्हीं का पार्टी से आ रहा है, तो अब तक वो तालिका लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? सवाल आपका? শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই অনীহা কেন? তার বাড়ির সামনে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা বসে আছে, কিন্তু তাদের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কিছু ভাবছেন না। बड़ा सवाल है ये कि आखिरकार जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और शिक्षक हैं, तो जब खुद दीदी के घर के सामने प्रदर्शन हो रहा है तब क्या भूल जाते हैं? तब नहीं दिखता है, खाली दिल्ली के किसान दिखते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 2011 के पहले जो सरकार थी, पता नहीं इनको जमीनी हकीकत से कितना रिश्ता है। तो 2011 के पहले बंगाल की क्या परिस्थिति थी, क्या हालत थी और किन किन समस्याओं को मुकाबला करते करते आज इस दिन गए। सब समस्या सुलझा देंगे मुख्यमंत्री, कोई मैजिशियन नहीं है। तो इस वजह से इन लोग को द्वारे द्वारे सरकार का भीड़ दिख गया, बहुत घबरा गए। और रथ यात्रा में तो भीड़ नहीं है, रथ यात्रा में डेवलपमेंट वाली बात कहाँ है? डर गए क्या द्वारे द्वारे सरकार की भीड़ देखकर और रिस्पॉन्स देखकर? वो भीड़ और रिस्पांस देख के यू कैन नॉट जज एनीथिंग। पहला बात यह है, जो स्कीम आपने लॉन्च किया है वो कितना काम पे आ रहा है। आपने अखबार में देखा है जो स्कीम्स है, पकड़ लीजिए स्वास्थ्य साथी, मैडम बोल रही है सबसे पॉपुलिस्ट मेजर है करंट गवर्नमेंट का। ये स्वास्थ्य साथी का कार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ही बता दीजिए। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अभी हमारे माननीय मंत्री जी बता रही थी कि 11 से पहले क्या था, 11 से बाद क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, 11 से पहले हर साल स्कूल में शिक्षकों की नियुक्तियां हुआ करती थी, एसएससी के एग्जाम हुआ करते थे, कॉलेज सर्विस कमीशन के हर साल परीक्षाएं हुआ करती थी। 11 के बाद उसको परिकल्पित ढंग से बंद कर दिया गया। सिर्फ रोजगार के मुद्दा नहीं, खाने पीने से लेकर। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन बीजेपी के लिए है। सरदार गुजरात में जो मोतेरा स्टेडियम है, वो स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे होने वाला था, वो मोदी के नाम पे हो गया है। क्या आप सोच रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऊपर मोदी जी है? बड़ा सवाल है। आप? मेरा सवाल है मंत्री जी से। ये बोल रही थी कि बंगाल बहुत उन्नति कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता और हावड़ा में मात्र 2 से 3 किलोमीटर की अंतर है, वहां की जो बदहाली है सड़कों की और वहां की क्या है? सेंट्रल से ये प्रश्न है कि डीजल और गैस के पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए, गाड़ियां घर पे रुक गई है, तो क्या गरीबों को देश से हटा देना है या गरीबी हटा देना? कौन हटेगा देश से, जनता बताएगी। ये बताइए। मेरा क्वेश्चन है आपका टीएमसी के नेत्री से कि अभी अभी उन्होंने बोली कि ममता बनर्जी कोई मैजिशियन नहीं है, तो ममता बनर्जी भी तो हर एक स्टेज में जाके बोलती है कि 99% काज करे दीची। दैट मीन्स 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। कितना काम में, कितना साल में कितना काम हुआ? आपका सवाल। मेरा सवाल है टीएमसी नेत्री से, दीदी से। यह बोल रहे हैं कि तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम बढ़ गया है, लेकिन गैस पेट्रोल तो बाहर होता है, बंगाल में आलू होता है और बंगाल को जनता को 50 रुपया किलो आलू खाना पड़ता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मैडम, मैं शशि दी से पूछना चाहता हूँ, ये बंगाल कविगुरु रविंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंसदेव स्वामी विवेकानंद की भूमि है। ये बंगाल की भूमि के दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा करने के लिए कोर्ट में क्यों परमिशन करना पड़ा? कोर्ट की परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? शशि दी, आप ही बता दीजिए। आलू का दाम 50 रुपए किलो है, इसका जवाब कौन देगा? सिंगूर में सबसे ज्यादा होता है। वो आलू उत्पादन में शायद इनको सही तरीके से नॉलेज नहीं है। आलू उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। एक बात रही, वो इनको इतना भी नहीं मालूम, 2 दिन पुराना भी नहीं है खबर। दाम 50 रुपए किलो क्यों है? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहेगी और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम बाजार पे प्रभाव नहीं होगा। ये किस तरीके का इकोनॉमिक्स है? तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तब बाजार में भी आलू सब्जी वगैरह का दाम बढ़ता है, इसमें लिंकेज है, इतना तो समझना है। और दूसरा सवाल आपसे बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है, आप जो एक के बाद एक दल बदल रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ सोनार बंगला बनेगा कैसे? एकदम बनेगा। देखिए, नीति, हमारे दल में नीति है, सिद्धांत है, नेता है, आदर्श हैं।
तृणमूल में क्या है? आप कोकीन कांड भूल गए क्या? उसमें आप ही के नेता गिरफ्तार हुए हैं। कोकीन कांड में आप ही के नेता गिरफ्तार हुए हैं। आरोप लगाकर बंगाल में 136 बीजेपी कर्मियों के खून हो चुके हैं। मेरे पे 22 FIR है। इसी पर FIR होना उस आरोप। कोकीन कांड NDPS एक्ट होता है और बाकी मारपीट होता है। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, ये लोग बंगाल को बनाएगा। ये लोग यूपी में सत्ता में है। लोकसभा चुनाव तक 2019 का 1400 फेक एनकाउंटर इसका सरकार ने किया है यूपी में। एक के एक रेप, डकैती, सब कुछ। अब क्राइम का कैपिटल हो चुका है उत्तर प्रदेश। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दरअसल बंगाल में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का दौर लगातार जारी है। पिछले हफ्ते यानी 24 तारीख को जितेंद्र तिवारी हमारे ही शो पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आए थे और वादा करके गए थे कि मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने एक हफ्ते के मुख्यमंत्री बंगाल में तय भी कर दिए थे कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। जहां एक और दल बदलने का दौर जारी है, जितेंद्र तिवारी ने भी पलटी मार ली। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंच पर भीड़ में जगह बनाकर बीजेपी का झंडा फहराने की कोशिश कर रहे ये ममता की पार्टी टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी हैं। जितेंद्र तिवारी के साथ आसनसोल नगर निगम के 3 पार्षद भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। बंगाल चुनाव से ठीक 23 दिन पहले बीजेपी ने ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया है। हमारे पार्टी में अलग अलग पार्टी से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, आगे भी शायद और भी होंगे थोड़े बहुत जो टाइम है। लेकिन हर नेता जो ममता दीदी को छोड़ के आई हैं, वो छोड़ के आए हैं, उनका एक ही लाइन जो है वो कॉमन है। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो फिराद हकीम जी ने कहा है कि एक पोस्ट बाकी सब लम पोस्ट, तो किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। वैसे जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का अंगोछा कल ही हुगली की रैली में गले में डाल लिया था और तेवर भी ममता के खिलाफ दिखाए थे। आखिरकार भगवा रंग आप पर चढ़ ही गया है ना। देखिए, भगवा रंग तो बचपन से ही हम लोग पहनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसको भगवा रंग से घृणा कभी भी नहीं थी मन में। राजनीतिक पार्टी की कुछ लाइन होती हैं, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में मुझे अच्छी लगती है, वो वहाँ कहना संभव नहीं था, यहाँ मैं वो कह पा रहा हूँ। अब देखिए 10 दिन पहले कैसे यही जितेंद्र तिवारी कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ममता की जीत की बात कह रहे थे। यहाँ बर्दवान से कोलकाता जाएंगे और फिर आपको याद आएगा यहाँ से जाते समय कि बीजेपी सही पार्टी है और फिर लौट कर आएंगे, कहेंगे नहीं, लौट के हम वापस घर आए, व्हाटएवर। देखिए, यू टर्न था कि क्या था? मैं कहता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी अपनी पार्टी में कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उत्साहित थे। लालटेन लेकर घूमते रहते हैं, कौन तृणमूल कांग्रेस का कब मेरे साथ आएगा और उसको हम लोग नेता बनाएंगे। आप क्यों निकल पड़े थे? आप अपनी समस्या घर में सलटाने की जगह कलकत्ता निकल लिए। देखिए, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा इशू है आज बंगाल का, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए कि मेरे पर चर्चा हो। अब जितेंद्र तिवारी के बयान बदल गए हैं, तेवर बदल गए हैं, गले का अंगोछा बदल गया है, पार्टी बदल गई है, तो टीएमसी समर्थकों ने विरोध में खूब हंगामा शुरू कर दिया। जिस आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी रहे, वहां उनका ऐसे पुतला फूंका गया। टीएमसी समर्थकों ने जितेंद्र तिवारी के दफ्तर की सफाई की और कहा बीजेपी के वजह से कर रही है शुद्धिकरण। टीएमसी कितना भी हो हल्ला करे, लेकिन अब तक ममता के करीब 20 विधायक और 1 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। राजनीति में परिवारवाद भी बड़ी दिलचस्प चीज होता है। बंगाल में भी पति पत्नी और वो जारी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। दरअसल शोभन चटर्जी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो अब उनकी धर्मपत्नी तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। रत्ना चटर्जी ने ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने पति को हरा दूंगी और दीदी को जिता दूंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट।
टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में हैं पति शोभन चटर्जी और टीएमसी में हैं शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी। अब दोनों बंगाल में एक सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ पति पत्नी और चुनाव नहीं, बल्कि पति पत्नी और वो का त्रिकोण भी है, और वो यहाँ है वैशाखी बनर्जी। और ये हम नहीं, शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना कह रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है फैमिली लाइफ में। मेरा 2 लड़का है, मैं हूँ, हम लोगों को छोड़ के कोई कारण नहीं है, बिना कारण में वो चले गए। जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोलकाता के मेयर रहे शोभन चटर्जी 2 बार टीएमसी के टिकट पर दक्षिण 24 परगना के बेहाला पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इस दौरान उनका नाम कोलकाता की प्रोफेसर वैशाखी बनर्जी से जोड़ा गया। रिश्ता ऐसा बढ़ा कि शोभन चटर्जी अपनी पत्नी रत्ना को छोड़कर वैशाखी के साथ ही रहने लगे। इसके आगे वो टीएमसी छोड़ी, सियासत से दूर रहे और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन शोभन की पत्नी रत्ना टीएमसी के साथ ही रही। और अब शोभन चटर्जी अपनी मित्र वैशाखी के साथ बंगाल में चुनाव का प्रचार खूब कर रहे हैं। इसलिए पत्नी रत्ना कह रही है कि टीएमसी से पति के खिलाफ टिकट मिला तो उन्हें हराऊंगी। पत्नी का दावा है कि वैशाखी बनर्जी के साथ रिश्ते ने शोभन की लोकप्रियता खत्म कर दी है। पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा है शोभन चटर्जी का? ये फर्क नहीं, पूरा खत्म हो गए। उस दिन 131 में जो घटना घटी है, वो इधर का आदमी लोग, वो बीजेपी बोल रहा है तृणमूल कर्मी खाली नहीं है, पूरा वार्ड का जो नागरिक है वो जाके शोभन चटर्जी को पूछना चाहते हैं, आप 4 साल कहाँ थे? कैंडिडेट बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? अगर करेंगे तो मैं ये 100% नहीं 1000% आप लोगों को बोलती हूँ, मैं जीतेंगी। क्योंकि आदमी, बंगाल का आदमी लोग का एक अलग सेंटीमेंट है। वो जो काम कर रहा है ना, खुल्ला जो कर रहा है, लिव इन कर रहा है, वो एक पड़ोस थी जिसका हस्बैंड है, एक लड़की है, सब लोगों को छोड़ के और एक हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों का ही डिवोर्स नहीं है, जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है, जैसे रोड शो कर रहा है नया मैरिड हस्बैंड वाइफ की तरह, ये बंगाल का आदमी लोग नहीं ले सकते। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि बेहाला पूर्व सीट से बीजेपी शोभन चटर्जी को टिकट देगी या नहीं, लेकिन शोभन वैशाखी के साथ मिलकर यहाँ चुनाव प्रचार जमकर कर रहे हैं। प्रचार में शोभन चटर्जी कोलकाता जोन में ऑब्जर्वर की भूमिका में है, तो वही वैशाखी बनर्जी को कन्वेनर की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी में पति पत्नी का झगड़े की यही पहली कहानी नहीं है। इससे पहले बांकुरा से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हुई तो परिवार में झगड़ा तलाक की नोटिस तक पहुंच गया था। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का हमेशा दुश्मन या दोस्त नहीं रहता, लेकिन फिलहाल तो कुछ नेताओं के परिवारों में ये चुनाव सियासी दीवार जरूर खड़ा कर रहा है। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। कोलकाता से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है? हिंदू धर्म में पुत्र की उन्नति ही पिता का गौरव और सम्मान है। अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम है तो उसको पूर्ण समर्थन गुजरात की जनता ने भी नगर पालिका के चुनाव में दिया है, और ये तो गौरव की बात है। सरदार तो सरदार थे, हैं और रहे। गौरव की बात है। जनता पूछ रही थी कि गौरव के साथ साथ साफ जाहिर है कि घमंड और अहंकार का उदाहरण है नरेंद्र मोदी जी, जो देश के जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान वो खींच के अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बार?
देश को धर्म के लाइन पे बर्बाद करना नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है। भारत का संविधान इसका परमिशन नहीं देता है और इसके लिए लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस और जितना भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आप अब्बास सिद्दीकी के साथ नजर आए तब ध्रुवीकरण और धर्म की राजनीति नहीं, मैं आपको बताऊं, अब्बास सिद्दीकी की जो पिछले 28 फरवरी को इतना बड़ा 10 लाख आदमियों को लेकर के ब्रिगेड किया गया, उसमें आप देखिए अब्बास सिद्दीकी ने एक बार भी कहीं धर्म की बात की, वो सिर्फ रोजी रोटी रोजगार की बात करता है। और आज जैसी कुचक्र को रोकने की जरूरत है। जनता आज लामबंद हो रही है, वो बता देना चाहती है कि धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थान के ऊपर में यदि आक्रमण हो रहा है, बेमतलब किसको कौन बदनाम कर रहा है। देखिए, अगर आगे बढ़ेंगे तो नाम होगा, सवाल होगा, जवाब होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक ऐसा शो जहां आपके सवाल होते हैं और नेताओं से पूछे जाते हैं सीधे वो सवाल आपके द्वारा। जुड़िए हमारे साथ कल फिर दमदम से। फिलहाल मेरी टीम कैमरामैन सूरज पांडे और सुजीत सामल को दीजिए इजाजत। अहरी टोला से कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।